मैं रजनीकांत शर्मा एसकान क्लासेस से। रसायन विज्ञान का एक चैप्टर है पदार्थ, इसके विषय में जो है हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पदार्थ को जो है द्रव्य कहते हैं और इंग्लिश में मैटर कहते हैं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, कितने वर्गों में बांटा गया है, क्या क्या है इनका अर्थ, इनके विषय में हम लोग जो जानेंगे। ठीक है, तो पदार्थ का वर्गीकरण जो है दो भागों में किया गया है। पहले भाग को भौतिक वर्गीकरण कहते हैं और दूसरे भाग को रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। तो पदार्थ के पहले वर्गीकरण में यानी भौतिक वर्गीकरण में जो है पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था ठोस, दूसरी अवस्था द्रव, तीसरी अवस्था गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा और पांचवी अवस्था जो है BEC, बोस आइंस्टीन कैंडिडेट। ठीक है, तो ये भौतिक वर्गीकरण जो है 5 भागों में है। तो पांचों भागों को आपने देख लिया। अब पदार्थ का जो दूसरा वर्गीकरण है रासायनिक वर्गीकरण, इसमें जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग को बोलते हैं शुद्ध वर्गीकरण और शुद्ध पदार्थ, और दूसरे पार्ट को बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। यानी पदार्थ के दो वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण कहलाता है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा वर्गीकरण कहलाता है रासायनिक वर्गीकरण। तो पदार्थ की पहले वर्गीकरण में जो है पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था ठोस है, दूसरी अवस्था द्रव है, तीसरी अवस्था गैस है, चौथी अवस्था प्लाज्मा है और पांचवी अवस्था BEC है। ठीक है, अब हम देखते हैं पदार्थ की जो दूसरी अवस्था जो है, दूसरा वर्गीकरण जो है रासायनिक वर्गीकरण है। इसके अंतर्गत रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत इसको दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और दूसरा भाग है अशुद्ध पदार्थ। तो हम देखते हैं शुद्ध पदार्थ को जो है फिर दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है तत्व और दूसरा पार्ट है यौगिक। यानी पहले पार्ट को हम बोलेंगे एलिमेंट और दूसरे पार्ट को बोलेंगे हम कंपाउंड। तो इस शुद्ध पदार्थ के दो पार्ट में तत्व वाले पार्ट को 3 अवस्थाएं हैं। तत्व वाले पार्ट की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था को हम बोलते हैं धातु, दूसरी अवस्था जो है अधातु और तीसरी अवस्था जो है उपधातु। हम तत्व के अंतर्गत धातु, अधातु, उपधातु के विषय में जो है पढ़ेंगे। और शुद्ध पदार्थ के दूसरा पार्ट है यौगिक। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, यानी अकार्बनिक, इनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं रासायनिक वर्गीकरण का जो दूसरा पार्ट है अशुद्ध है पदार्थ। अब इनको जो है इन अशुद्ध पदार्थ को जो है दो पार्टों में बांटा गया है। एक तो है समांगी मिश्रण और दूसरा जो पार्ट है विषमांगी मिश्रण है। तो हम लोगों ने देखा पदार्थ यानी द्रव्य यानी मैटर, इनका दो वर्गीकरण किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका भौतिक वर्गीकरण और दूसरा भाग है आपका रासायनिक वर्गीकरण। पहले भाग में पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा BEC। और इसी तरह जो है रासायनिक वर्गीकरण में इसको दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, तो शुद्ध पदार्थ को फिर दो भागों में बांटा गया है, यौगिक तत्व और यौगिक। तो तत्व के अंतर्गत 3 अवस्थाएं हैं, धातु और दूसरी अवस्था धातु, तीसरी अवस्था उपधातु। ठीक है, और यौगिक को दो भागों में कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक। तो इनको हम लोग जो है पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। तो इसमें देखिए हमने ऊपर देखा कि जो है पदार्थ को दो वर्गीकरण किया गया। पदार्थ का दो वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को 5 अवस्थाएं, भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ की 5 अवस्थाओं को रखा गया है। यानी पदार्थ को 5 अवस्थाएं हम लोग पढ़ेंगे। पहली अवस्था थी ठोस। तो ठोस के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं ठोस के विषय में पढ़ेंगे। तो ये है आपका ठोस। ठोस का जो ये फिगर आपको दिख रहा है, ठोस कुछ इस प्रकार से होता है।
जो इमेज है आपका ठोस का इस प्रकार से होता है। इसमें जो डॉट 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 हमने किया है, ये डॉट 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 किया है मैंने, ये जो है छोटे छोटे कण हैं आपके, जो भी आपके पदार्थ बने हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर जो है बने हैं। तो इसमें जो है मुख्य चीज़ें हैं, इसमें जो कण होते हैं आपस में, कण जो मिले हुए हैं, इसमें आंतरिक अंतराण्विक बल होता है, जो क्या होता है सबसे मजबूत यानी प्रबल होता है। यानी अंतराण्विक बल जो होता है सबसे मजबूत होता है यानी प्रबल होता है। इसके कारण इनके अंतराण्विक दूरी जो क्या होती है बहुत कम होती है। यानी देखिए आप, जो इनके आपसी कण हैं बहुत नज़दीक नज़दीक हैं यानी पास पास हैं, तो इनकी अंतराण्विक दूरी यानी जो कण है एक कण का दूसरे कण से दूरी जो है बहुत कम है यानी घनी है, यानी घनिष्ठ है, पास बहुत ही पास पास में है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे। यानी ठोस की विशेषता क्या है, अंतराण्विक दूरी क्या होगी बहुत कम होगी, और अंतराण्विक बल जो होगा, जो फोर्स होगा, वह क्या होगा बहुत ही, अंतराण्विक बल जो होगा यानी फोर्स जो लगेगा वह बहुत ही मजबूत होगा। ठीक है, तो दो चीज़ें इसमें याद रखना है, ठोस की मुख्य विशेषताएं क्या हो जाएंगी, ठोस को हम कैसे पहचानेंगे, अंतराण्विक बल क्या होंगे प्रबल होंगे यानी मजबूत होंगे, और अंतराण्विक दूरी जो क्या होगी वो बहुत कम होगी। तो ये परीक्षा की दृष्टि से ये दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। यानी ठोस की पहचान क्या होगी, अंतराण्विक बल क्या होगा मजबूत यानी प्रबल होगा, और अंतराण्विक दूरी यानी जो दो कणों के बीच की दूरी होगी वो बहुत कम होगी, उसे हम क्या कहेंगे ठोस कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। तो अंतराण्विक दूरी क्या होगी कम होगी, और जब अंतराण्विक दूरी कम होगी तो इनका जो फोर्स होगा, अंतराण्विक बल जो होगा, फोर्स लगेगा उन दोनों के बीच, वो क्या होगा बहुत ही मजबूत होगा यानी अधिक होगा। चलिए अब अगला देखते हैं, द्रव। दूसरी अवस्था जो है पदार्थ की वो है द्रव। तो द्रव को देखते हैं, ठोस में आप लोगों ने देख लिया, दो क्वेश्चन आपको मिल गए, यानी अंतराण्विक बल जो है मजबूत होगा और अंतराण्विक दूरी क्या होगी कम होगी। तो द्रव को देखते हैं, द्रव में देखिए हमने जो कण बनाए हैं वो बहुत ही कुछ दूर दूर, यानी ठोस की अपेक्षा क्या है इनके कण दूर दूर हैं। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन की दृष्टि से, अंतराण्विक दूरी ठोस की तुलना में अधिक होते हैं, दिया है आपका अंतराण्विक दूरी जो है ठोस की तुलना में अधिक होते हैं। तो ठोस में आपने देखा क्या था, अंतराण्विक दूरी बहुत कम यानी पास पास थे, तो जब पास पास थे ठोस में तो उनका बल जो क्या था, फोर्स जो था, अंतराण्विक बल जो था वह क्या था बहुत ही मजबूत था। तो द्रव में देखिए क्या होगा, अंतराण्विक दूरी ठोस की तुलना में अधिक। तो देखिए आपका फिगर में साफ साफ दिख रहा है कि इनके कण जो हैं क्या हैं दूर दूर हैं, यानी ठोस की अपेक्षा क्या है अधिक दूर दूर है, और इनका अंतराण्विक जो बल लग रहा है ठोस की अपेक्षा क्या होगा कमजोर होगा। ठीक है, तो ये ठोस के विषय में आप लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं हम गैस। तो गैस में देखिए आपको फिगर ये स्ट्रक्चर बनाया है गैस का। तो गैस में इमेज में देख रहे हैं आप, इनके कण जो हैं बहुत दूर दूर हैं, यानी ठोस की अपेक्षा में बहुत दूर है और द्रव की अपेक्षा में भी बहुत दूर है। तो अंतराण्विक बल क्या हो जाएगा कमजोर हो जाएगा, और अंतराण्विक दूरी सर्वाधिक। यानी जब दो कणों के बीच जो है ज़्यादा डिफरेंस रहेगा यानी दूरी ज़्यादा रहेगी, तो क्या होगा आपका बल जो लगेगा वो कमज़ोर हो जाएगा, जो अंतराण्विक बल होगा उन कणों के बीच जो बल काम करेगा वह कमज़ोर होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो आपने ठोस देख लिया, द्रव देख लिया और गैस देख लिया। तो ठोस में क्या क्या था, अंतराण्विक बल जो है मजबूत, जब बल मजबूत होगा तो दूरी बहुत ही कम होगा, यानी सर्वाधिक क्या अंतराण्विक बल जो मजबूत होगा तो दूरी क्या होगी कम होगी। द्रव में आपने देखा अंतराण्विक दूरी ठोस की तुलना में क्या है अधिक है। चलिए आगे देखते हैं, अब देखते हैं ये आपका जो है ये इमेज देख रहे हैं, इसमें अणु जो है
अणुओं को दिखाया गया है, कण जो है आपको दिखाया गया, आपसे दूरी दिखाई गई है। ठीक है, तो इसके विषय में देखते हैं हम। जो अणु है ए और बी मान लेते हैं हम लोग, इसमें देखिए अंतराण्विक दूरी अधिक। तो जब अंतराण्विक दूरी अधिक होती है, अंतराण्विक दूरी अधिक है तो बल क्या हो जाएगा, कमजोर हो गया। अभी हम लोगों ने पीछे देखा है, अंतराण्विक दूरी यानी जो कण होंगे दूर दूर होंगे तो बल क्या होगा, कम होगा। और जब बल अंतराण्विक बल जो है मजबूत होगा तो आपसिक कण क्या होंगे, वो कमजोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं, जैसे आप लोग को दिखाते हैं, ये पदार्थ कैसे बनेगा। सबसे छोटा अणु क्या हो जाएगा, परमाणु। अभी परमाणु से छोटा इलेक्ट्रॉन ये सब होता है, लेकिन आप देखेंगे मेन रूप में परमाणु से क्या बनते हैं, अणु बनते हैं, और अणु से मिलकर क्या बनता है, हमारा पदार्थ बनता है। ठीक है, तो परमाणु के कणों से मिलकर हमारा अणु का निर्माण होता है, और अणु के कणों से मिलकर हमारा पदार्थ का निर्माण होता है। तो आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं कि अंतराण्विक दूरी जब अधिक होगी तो बल क्या होगा, कम होगा। और जब अंतराण्विक दूरी पास पास कम होगी तो बल क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, यानी बल मजबूत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इसी पर जो है आपका क्वेश्चन बनते हैं। यानी अंतराण्विक दूरी अधिक तो अंतराण्विक बल कम, और जब अंतराण्विक बल अधिक तो अंतराण्विक दूरी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते, देखिए कुछ इस प्रकार लिखा है, ठोस का आकार एवं आकृति तथा आयतन निश्चित होता है। जो आपका ठोस था उसका आकार एवं आकृति दोनों क्या, आकार एवं आकृति तथा आयतन तीनों निश्चित होता है। ठोस में आकार, आयतन और आकृति तीनों निश्चित होती है। यहाँ आप लोग ऊपर देख लेते हैं, ये ठोस है। ठोस जो है इसका आयतन जो होगा, आकृति जो होगा, और क्या कहता है, आकार एवं आकृति तथा आयतन क्या होंगे, निश्चित होंगे। यानी ये बदलते नहीं है, इनका आकार जो है सेम ऐसे ही रहेगा। आयतन भी आपका निकालेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल सेम ही होगा। आकृति में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। चलिए, तो दूसरा देखते हैं यहाँ पे हम लोग। दूसरा है द्रव। द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होता है। तो यहाँ पे देखिए द्रव का फिगर जो इमेज लगा है, द्रव का जो है, द्रव में देखिए आप, द्रव का आयतन निश्चित होता है, और यहाँ पे देखिए द्रव का जो है आयतन निश्चित परंतु आकृति अनिश्चित होती है। जो आयतन होगा द्रव का वह निश्चित होगा लेकिन आकृति अनिश्चित होगी। द्रव मतलब जैसे आप लोग देखते हैं पानी होता है या दूध होता है, आप लोग लेते हैं 1 लीटर दूध आपका आएगा, तो उसे आप छोटे हैं तबले में लीजिए या बोतल में लीजिए, तो आप बर्तन में लेते हैं तो बर्तन की आकृति कई तरह से होती है। तो जो दूध है आप उसमें पलटेंगे तो उसका आकृति आकृति जो है चेंज हो जाएगा, लेकिन ठीक है, तो द्रव का क्या हो गया, आयतन निश्चित होगा और आकृति क्या होगी, अनिश्चित हो जाएगी। ठीक है, बोतल में रखेंगे तो आकृति आपकी निश्चित हो गई, बर्तन में रखेंगे, बर्तन कई प्रकार के आते हैं, लेकिन जो दूध होगा वह 1 ही लीटर का होगा, न कि 2 लीटर हो जाएगा ना। तो आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, लेकिन आकृति क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो द्रव में ये याद रखना है आपको। आगे देखते हैं गैस। तीसरा है गैस गैस का न तो आयतन और न ही आकृति निश्चित होती है। गैस की न तो आयतन और न ही आकृति निश्चित होती है ना। चलिए गैस का भी देखने, तो ठोस में आपको क्या होगा, आकार में आकृति क्या होंगे, आयतन निश्चित होंगे। द्रव में आयतन निश्चित होगा, बाकी आकृति जो है अनिश्चित हो जाएगी। गैस का न तो आयतन और न ही आकृति निश्चित होती है। ठीक है, दोनों नहीं होता है। तो अगला हम देखेंगे, इसमें थोड़ा सा कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं। तो इसमें दिया है ऊष्मा। ऊष्मा जब अधिक
है ना। यानी ऊष्मा जब देंगे हम, टेम्परेचर देंगे हम लोग, तो क्या होगा आपका अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, जब ऊष्मा हम लोग देंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा बढ़ जाएगा। यानी जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो अंतराण्विक दूरी बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो अंतराण्विक दूरी बढ़ जाएगी। यानी जब अंतराण्विक दूरी बढ़ेगी तो अंतराण्विक बल क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो जब अंतराण्विक दूरी यानी कणों को जो बीच का डिफरेंस है वो बढ़ेगा तो बल क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पीछे पढ़ लिया था। तो यहाँ पे जैसे लोहा देखते हैं, जो लोहार लोग होते हैं वो लोग लोहा की आकृति को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, उसे ऊष्मा देते हैं। जब ऊष्मा देते हैं तो क्या होगा, अणुओं के जो उसके अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। जब गतिज ऊर्जा का मान बढ़ गया यानी कि उनके अंतराण्विक जो कण होंगे उनकी दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और बल क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा। यानी वो लोग आपस में टूट जाएंगे। तो जब देखते हैं एक निश्चित उस टेम्परेचर तक जो है क्या हो जाता है, लोहे को गर्म किया जाता है, उसके बाद जो है उसे पीट कर कई आकृतियां जो हैं प्रदान की जाती हैं। तो गर्म करने पर यानी ऊष्मा प्रदान करने पर क्या होता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और अंतराण्विक दूरी बढ़ जाएगी। जब अंतराण्विक दूरी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, अंतराण्विक बल कमज़ोर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। धन्यवाद दोस्तों, बाकी आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।